हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। एंड आज का टॉपिक है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये जो टॉपिक है, ये जो एक्ट है, ये आरजीएस के एग्ज़ाम, जो राजस्थान जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसके सिलेबस में मेंशन्ड है लॉ पेपर 2 में। और ये प्रीलिम्स मींस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों में ये सिलेबस में मेंशन्ड है। तो लेट्स बिगिन विद दिस एक्ट। सबसे पहले ये एक्ट नंबर 68 1986 का। फिर इसका ऑब्जेक्ट जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कि ये प्रोहिबिट करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, चाहे वो एडवर्टीजमेंट, पब्लिकेशंस, पेंटिंग्स, राइटिंग्स किसी भी तरीके से हो रही हो। फिर इसके अंदर सिर्फ 10 सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंशन कमेंसमेंट। तो ये तो हमें पता ही है कि इसका टाइटल क्या है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये पूरी इंडिया पे लागू होता है, पूरी इंडिया पे एक्सटेंड करता है ये। देन कमिंग टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं। इसमें डेफिनेशन सेक्शन 2A एंड 2C ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन। सबसे पहले 2A पे आ जाते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या है? कोई भी ऐसा नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है लाइट, साउंड, स्मोक और गैस के अकॉर्डिंग के बेसिस पे, के मीन्स पे, तो वो सब एडवर्टीजमेंट के अंदर आएगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन बाई वे ऑफ सैम्पल्स, या तो आप फ्रीली दे रहे हैं या अदरवाइज। देन C, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि पूरा एक्ट इसी के बारे में है। तो क्या बोलती है डेफिनेशन? ये बोलती है कि आप जो वुमेन है उसकी फिगर को, उसकी फॉर्म को, उसकी बॉडी को या उसके किसी पार्ट को ऐसे डिपिक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि वो इंडिसेंट है, डेरोगेटरी है, और या फिर वो लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट या इंजोर करेगा पब्लिक मोरालिटी या मोरल्स को। तो वो सब इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के डेफिनेशन में फॉल करेगा। देन 2D लेबल। लेबल मीन्स कुछ भी चीज़, रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड या ग्राफिक मैटर, एफिक्स्ड टू और अपियरिंग अपॉन एनी पैकेज, सब लेबल है। देन पैकेज में क्या आएगा? बॉक्स, कार्टन, टिन या ऐसे कोई अदर कंटेनर इस तरीके का। देन प्रेस्क्राइब तो मीन्स प्रेस्क्राइब बाई रूल्स आर मेड अंडर दिस एक्ट। हर एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड की यही डेफिनेशन है। देन सेक्शन 3। अगर ये जो सेक्शन है, अगर आप कोई ऐसा एडवर्टीज़मेंट पब्लिश कर रहे हैं या कॉज कर रहे हैं टू बी पब्लिश्ड, या अरेंज कर रहे हैं, या वो उस पब्लिकेशन के अंदर पार्ट ले रहे हैं, या किसी भी ऐसे एडवर्टीज़मेंट का एग्जीबिशन कर रहे हैं, वो सब प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 3, जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रही हो किसी भी फॉर्म में, वो सब प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3। देन सेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, या सेल कर रहे हैं, या हायर पे दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, या पोस्ट से आप कोई बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड कुछ भी आप भेज रहे हैं जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है किसी भी तरीके से, तो वो सब प्रोहिबिटेड है आपके लिए। इसका एक प्रोविजो है जो ये बोलता है कि ये सारी जो हमने बातें बोली हैं कि ये सब प्रोहिबिटेड है, वो कब कब प्रोहिबिटेड नहीं होगा, कब कब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट, जब आप जस्टिफाइड हैं, फॉर द पब्लिक गुड आप ये कर रहे हैं और जस्टिफिकेशन है आपके पास ये, या फिर साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग या कोई ऐसे जनरल कंसर्न की वजह से, के इंटरेस्ट के लिए आप ये कर रहे हैं, देन इट्स ओके। फिर अगर कोई रिलीजियस पर्पस में बोनाफाइडली आप उसे यूज़ कर रहे हैं, कीप कर रहे हैं, तो वो तब। फिर कभी अगर कुछ ऐसा है जो स्कल्पचर्ड है ऑलरेडी, एंशिएंट किसी मॉन्यूमेंट पे स्कल्पचर्ड है, या फिर किसी टेम्पल पे या किसी आइडल पे रिलीजियस पर्पस के लिए है, तो तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। या फिर कोई भी ऐसी फिल्म जो कि सिनेमाटोग्राफ एक्ट पार्ट 2 जिसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, तब भी सेक्शन 4 के अंडर उसको प्रोहिबिटेड नहीं मानेंगे। नाउ कमिंग टू सेक्शन 6। अब सेक्शन 3 में आपको बोला गया है कि आप प्रोहिबिट किए गए हो कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है जहाँ। फिर सेक्शन 4 में आप प्रोहिबिट किए गए हो कि आप पब्लिकेशन नहीं करोगे। तो सेक्शन 4 और 3 और 4 आपने नहीं माना, तो सेक्शन 6 में आपको क्या पेनल्टी भरनी पड़ सकती है? फर्स्ट कन्विक्शन पे 2 years तक की सज़ा मिल सकती है आपको, और 2000 का फ़ाइन लग सकता है। अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हो या सब्सिक्वेंट कोई कन्विक्शन हो रहा है,
तो 6 से 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है आपको, या फिर 10,000 से लेके 1 लाख तक की का फ़ाइन लग सकता है उसके साथ साथ। देन आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 पावर्स बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक गेजेटेड ऑफिसर को ऑथराइज़ करेगा, और जो उसका जुरिस्डिक्शन होगा उस ऑथराइज्ड ऑफिसर का, जिस लोकल लिमिट्स में वो ऑथराइज्ड होगा वहाँ पे वो एंटर कर सकता है और रीज़नेबल टाइम पर सर्च कर सकता है। फिर वो अगर उसे ऐसे कोई एडवर्टीज़मेंट मिलता है तो उसे सीज़ कर सकता है, और कोई भी ऐसा रिकॉर्ड, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट जो कि मिलता है उसको, जो उसको ऑब्जेक्शनल हो लगे, वो उसको वो एग्ज़ामिन कर सकता है और उसको सीज़ कर सकता है अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि ये कोई कमिट होने वाला है ऑफेंस, या फिर कुछ एविडेंस है ये किसी चीज़ का तब। और इसके कुछ इसके प्रोविजियोज़ हैं, तो हम प्रोविजियो देख लेते हैं। प्रोविजियो में ये बोला गया है कि कोई भी एंट्री आप किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में नहीं करेंगे विदाउट अ वारंट। मीन्स आपको वारंट चाहिए अगर आप प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में एंट्री करने जा रहे हैं तो। देन जो कोड है CRPC वो अप्लाई होगा सर्च और सीज़र पे, उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे जैसे कि सेक्शन 94 ऑफ CRPC में है। फिर इसके अंदर ये और बोला गया है कि जब भी कोई पर्सन सीज़ करेगा अंडर क्लॉज B या C, मतलब कोई भी पर्सन अगर सीज़ या एग्ज़ामिन करेगा तो वो नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उसको इन्फॉर्म करेगा और उसकी ऑर्डर्स लेगा एज टू द कस्टडी। तो अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 7, सेक्शन 6 पेनल्टी के बारे में था। तो सेक्शन 7 ऑफेंस बाय कंपनीज़, कोई भी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है या चार्ज में है जब भी कोई ऑफेंस हुआ है, प्लस जो कंपनी है, ये सब रेस्पॉन्सिबल होंगे, गिल्टी माने जाएंगे ऑफेंस के लिए। और अगर कोई उन्होंने ड्यू डिलिजेंस और उनकी नॉलेज के बिना कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उनको पनिशमेंट नहीं होगी। पर जहाँ पर भी कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होता है जिसमें कंसेंट हो या कन्निवेंस हो किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या किसी और ऑफिसर की, तो उन सबको लायबल माना जाएगा, या फिर जो भी जिसके भी कंसेंट से हो रहा है इनमें से उनको लायबल माना जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली। देन जो कंपनी का मीनिंग है वो है बॉडी कॉरपोरेट, और इसके अंदर फर्म और अदर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी आते हैं। और डायरेक्टर का मीनिंग है इन रिलेशन टू फर्म, एक पार्टनर इन द फर्म। ओके, सो सेक्शन 8 बहुत सिंपल बात बोलता है कि जो ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के वो कॉग्निजेबल और पेलेबल हैं। सेक्शन 9 ये बोलता है कि जो भी कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या कोई भी अदर लीगल प्रोसीडिंग वो लाई नहीं करेगी अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या जो भी ऑफिसर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूज़ किया है उनके अगेंस्ट, अगर उन्होंने जो काम किया है वो गुड फेथ में किया है या उनका जो इंटेंशन था वो गुड था। ठीक है। नाउ सेक्शन 10 बोलता है कि पावर टू मेक रूल्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे के रूल्स बना सकती है। रूल्स किस किस चीज़ के लिए होते हैं, किस किस मैटर के लिए हो सकते हैं। पहला है एडवर्टीज़मेंट के सीज़र के मैटर के लिए या कुछ अदर आर्टिकल्स के सीज़र के मैटर के लिए। बाकी कोई भी और अदर मैटर जो उन्हें ठीक लगे, जो प्रिस्क्राइब्ड हो। जो भी रूल इस एक्ट के अंदर बनेगा वो जैसे ही वो बनेगा उसके बाद उसे ले डाउन किया जाएगा बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज़ इन सेशन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days। ओके, तो ये था पूरा एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट था ये 1986 का। ओके, टेक केयर, थैंक यू।